दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं मार्केटिंग हेड करता हूं नेक्स्ट वीक ब्रांड के अंदर में। नेक्स्ट वीक ब्रांड जो कि आपको ब्रांड न्यूज ला के देता है। और आज हमारे साथ में है अभिषेक बनर्जी एंड अनमोल आहूजा जी, जिनकी एक कंपनी है जिनका नाम है कास्टिंग बे, जो कि काफी ज्यादा मूवीज में और टीवी सीरीज वगैरह में ये कास्टिंग करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इनके बारे में सारी चीजें, जर्नी की क्या है, क्या ये करते हैं, क्या ग्रोथ है, हर चीज जानने वाले हैं। अभिषेक एंड अनमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। So hi everyone, I'm Pritish and मैं हूँ एडिटर हूँ नेक्स्ट वीक ब्रांड में। तो आज हमारे साथ जो लोग हैं उनमें से इन लोगों ने कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स दिए हैं, जिसमें तो सबसे पहले मैं बोलूंगा सर, अभिषेक सर, थैंक यू फॉर दैट डायलॉग कि तू बियर है। उस डायलॉग ने काफी एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया है अक्रॉस इंडिया, पूरे सारे डायलॉग्स अभिषेक ने दिए, मैंने कोई डायलॉग नहीं दिया है। तो वो क्रेडिट उसका ही है। हाँ सर, तो थैंक यू फॉर दैट डायलॉग। मतलब वो मेरे को कॉलेज में जब था तब मैंने वो वीडियो देखी थी और तब से वो राउंड एंड राउंड करता रहता है वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कि तू बियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बेसिकली हम लोग स्टार्टअप सर्कल में भी काफी ज्यादा, दिल्ली के स्टार्टअप सर्कल में लोग बहुत, मैं और अभिषेक बहुत ज्यादा नोन फेस हैं, तो हम लोग को उस एरिया में बहुत ज्यादा है। और आपका टीवीएफ टू बियर है जो है उसी से रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड ही है। आई थिंक एक तरह का स्टार्टअप रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उस डायलॉग से। और मुझे भी शायद पहली बार पता चला था स्टार्टअप्स के बारे में और इस तरह के क्या बोलते हैं टैलेंट के बारे में उसी शो के थ्रू। वरना उससे पहले तो मुझे आइडिया था नहीं। हम लोग तो यार मतलब फिल्म वाले हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या हो रहा है। तो पहली बार जो है वो समझ में आया था। ठीक है। सो अभिषेक, हम लोग अभी थोड़ी सी आपकी कंपनी जो है कास्टिंग बे, उसके बारे में बात करते हैं। राइट नाउ, कास्टिंग आजकल के टाइम में एक कास्टिंग जो टर्म है ना, हर जगह हो रहा है कि कास्टिंग करना। बट अगर मान लेते हैं कि किसी को एक्सप्लेन करना है कि कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें? एक कहानी होती है जिसके किरदार होते हैं, उन किरदारों को ढूंढने का काम है। बेसिकली इतना सिंपल सा काम है। अगर आपने बचपन में किताबें पढ़ते हैं, वो कौन सी किताबें होती थी वो, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ ली, या चाचा अमर चित्र कथा पढ़ ली, या आपने रॉबिन हुड की कहानियां पढ़ ली, तो आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आते थे, कुछ सोचते थे आप, क्या हाँ ऐसा होना चाहिए मेरा रॉबिन हुड। अब आप अगर डायरेक्टर हैं तो आपका रॉबिन हुड जो है छोटा हो सकता है, नाटा हो सकता है, या लंबा हो सकता है, या मोटा हो सकता है। वो आपके ऊपर, आपको जैसा रॉबिन हुड दिखाना है, क्योंकि रॉबिन हुड को किसी ने देखा तो है नहीं। ठीक है। तो अब बात यह है कि अब वो डायरेक्टर जो जिस तरह से सोचता है उस तरह से जो है हम लोग फिर ढूंढते हैं, जाके वो रॉबिन हुड जो है डायरेक्टर्स के सामने लाते हैं। इसको अगर हम लोग ये इस तरह में बोलें कि जैसे कि नॉर्मली जब कोई भी डायरेक्टर सोचता है तो उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज बन जाता है अपने कैरेक्टर का। उस इमेज को, मेंटल इमेज को आप लोग रियल रूप में सामने की तरफ रखते हो, राइट? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो अगर हम लोग बात करें कि कास्टिंग बे जो आपने स्टार्ट किया है, राइट, उसको स्टार्ट करने का आपका व्हाई क्या था, आपका रीजन क्या था स्टार्ट करने का? सबसे बड़ा रीजन जो था वो ये था कि हमने शुरुआत तो आई थिंक मैंने अनमोल ने पैसों के लिए किया था। आई थिंक हम दोनों जो है वो पैसे कमाना चाहते थे। अनमोल को डायरेक्शन करनी थी, मुझे एक्टिंग करनी थी, तो हम लोग जो है हमें पैसे कमाने थे, इसलिए जो है हमने सोचा कि कास्टिंग करते हैं। लेकिन जब कास्टिंग बे ये जो ब्रांड जब हमने बनाया, वो हमने शायद इसलिए बनाया क्योंकि हम दोनों जो थे वो बिना किसी बैकग्राउंड के इस इंडस्ट्री में थे, और तब भी हमें लोगों ने एक्सेप्ट किया और हमें काम दिया, और हमने अच्छा काम भी किया। कई सारी अच्छे फिल्में हमने कास्टिंग में शुरू करने से पहले ही कर ली थी, जैसे कि डर्टी पिक्चर हो गया, नो वन किल्ड जेसिका हो गया, घन चक्कर हो गया। तो एक तरह से क्या हो रहा था कि अगर आप हमारी किसी भी फिल्म को उठा के देखें तो आप ये जरूर देखेंगे कि उसमें हम बहुत सारे नए एक्टर्स को कास्ट करते हैं, बहुत सारे। और ये भी अलग बात है कि हम बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स के साथ हमने काम किया। हमने एक्चुअली बहुत कम बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। हमने हमेशा नए फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है। वो नए फिल्म मेकर्स ने नए एक्टर्स को, तो एक तरह से हम सब नए थे। तो हम लोगों को ये बड़ा लगा कि यार शायद एक ऐसा ब्रांड क्रिएट किया जाए जहाँ पे इंडस्ट्री के जो ऑलरेडी नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक करके काम हो। तो एक तरह से वो हमारा स्टार्टअप था। स्टार्टअप बाय द कॉमन मैन, जो मतलब उसी सिस्टम का पार्ट रहकर
अब वो सिस्टम बनना चाहता है और सिस्टम में थोड़ी बदलाव लाना चाहता है। तो दैट वाज द मेन रीजन ऑफ कास्टिंग। सो बेसिकली मेरे को पेन पॉइंट ये समझ में आया कि चूंकि आप लोग बाहर के इंडस्ट्री मतलब कि आप लोगों को कोई ऐसा नहीं था कि कोई जान पहचान नहीं था इंडस्ट्री में, आप लोग ने अपने दम पे किया, लेकिन आप लोग ये बात भी जानते थे कि ऐसे बहुत सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं जिनको शायद आपकी मदद की जरूरत है। शायद आपने जो जर्नी देखी है शायद उसमें पेन है या पेन ना भी हो, तो आपको वो महसूस होता है, तो आपने कास्टिंग बे स्टार्ट की, इस दर्द के साथ स्टार्ट किया, राइट? जी जी जी, बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने, एकदम सही बोला, राइट? तो अगर हम लोग बात करें, अब तो आ गया भाई बात हो गई कि आपने पेन क्यों किया। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपने बोला पैसों के लिए स्टार्ट किया, तो भैया कितना पैसा है इसमें कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में? तो ये बिजनेस की बात करें तो कितना है? हाँ, पूरी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और कितना पोटेंशियल है इसके अंदर? अनमोल। तो ऐसा नंबर वाइज अगर हम किसी चीज को रख के देखें तो वो होता नहीं है, बिकॉज द बेसिक thing which wherever any project starts from is the budgeting of that project, and हर एक फिल्म का, कहानी का, सीरीज का बजट अलग अलग होता है। जो अभिषेक ने बात बोली थी कि हम लोगों ने जब शुरुआत की वो पैसे के लिए किया, वो ये इसलिए था क्योंकि हमें सरवाइव करने का कुछ तरीका चाहिए था। एंड कई चीजें आपको आती होती हैं, कई चीजें आप सीखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, and casting was one thing which while working under our seniors we enjoyed working like in that capacity, और हमने लोगों ने वो शुरू किया। in terms of if we look at today's standing of how casting in India at least has developed, so it has only developed in last 12 to 15 years, और कुछ पिछले 7-8 साल से कास्टिंग डायरेक्टर औहदे को लोग रिस्पेक्ट करने लगे हैं। So there is no like numbers which are attached with it, but as you know in our field, if you are doing well, money will follow. So that's what I have figured out till now. अभी बेसिकली लघु उद्योग में आता है। करेक्ट, MSME में एकदम करेक्ट बात करी। एक्चुअली अनमोल के पॉइंट पे थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज आप लोग बिजनेस प्लेटफॉर्म से हैं, तो मैं इनफैक्ट मैं सजेशन भी मांगना चाहूंगा, मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्रॉम पीपल हु आर मे बी दे नो मोर अबाउट बिजनेस, बिकॉज हम लोग क्रिएटिव वाले लोग हैं। हम लोग मतलब वो पैसा बाद में सोचते हैं, हम पहले जो है ये सोचते हैं कि जो है एक्टर कहाँ से लाएं, अच्छा एक्टर कहाँ से लाएं, ये सब चीजें। Casting Bay is the first company in India which started using a brand name as a credit for casting directors or for any technician. आज तक कभी भी कोई DOP की कंपनी की क्रेडिट नहीं मिलता है, या किसी आर्ट डायरेक्टर की कंपनी को क्रेडिट नहीं मिलता है, हमेशा इंडिविजुअल को क्रेडिट मिलता है। Casting Bay is the first casting company in India जो इंडिविजुअल्स के चलाने के बावजूद हमेशा एक ब्रांड जो है उसको क्रेडिट मिला है जब से हमने कंपनी खोली है। उसको लेके सोच जो था वो ये था कि जैसे कि हम लोग कंपनीज में जब बात करते हैं, तो अगर हम किसी बड़े कंपनी को विश्वास करते हैं तो हम जरूरी नहीं है कि उसके सीईओ को विश्वास करते हैं। वी ट्रस्ट द ब्रांड, वी ट्रस्ट द कंपनी, एंड देयर इज दिस द आइडियोलॉजी और द प्रोडक्ट जो एसोसिएट हो जाता है उस ब्रांड के साथ। कभी कभार हम किसी ब्रांड को सिर्फ उसके आइडियोलॉजी की वजह से चूज करते हैं, कभी कभार हम किसी ब्रांड को प्रोडक्ट की वजह से चूज करते हैं, कभी कभार हम किसी ब्रांड को पैकेजिंग की तरह से यूज करते हैं, की वजह से चूज करते हैं। तो दैट वाज द आइडिया, टू क्रिएट अ ब्रांड व्हिच इज अबव द individuals and more about the process. So when anybody comes to Casting Bay, they know that they're going to at least get this particular process which which they might not get from one individual. Okay, आप समझ रहे हैं? So that is why, so that is what it is, and it is still a laghu udyog. The monies are not it's not a multinational company जो पैसे कमाती है। वो पैसे कभी भी casting companies नहीं कमा सकती हैं। पर हाँ, I hope कि there is a time when investors look at it in a different way and they understand the potential of one casting company, because what we need to understand is also casting company is the starting point for any film. True. Yes. अगर आपको जो है कहानी लिखने के बाद आप कहाँ जाएंगे? कास्टिंग। कहानी लिखने के बाद कैरेक्टर हो जाएंगे। आपके पास डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बाद जो है आप यहाँ आएंगे और बोलेंगे एक्टर्स ढूंढो। अगर हम ये बोले कि अगर वो चीज बड़े लेवल पे हो जाए
जहाँ पे where your companies are creating actors, and the same companies are creating stories for the actors in the company. You know what I mean? That can happen. That shift can happen. Hollywood is already doing that. They casting companies produce films. And that is what I'm looking at, because the resources are amazing, right? हमारे पास resources सबसे ज्यादा है, शायद किसी एक प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से ज्यादा, या शायद किसी एक व्यक्ति विशेष से ज्यादा resources हमारे पास है, because we can reach out to as many actors, and also we can create stars, we can make stars. That's true. Yes. So I have a belief system, Abhishek, that people say that हम मतलब कि मुझे लगता है कि इंडिया जो है एक कहानियों का देश है, यहाँ पे कहानियों की कमी नहीं है, बट वो कहानी कभी उकर के नहीं निकला है, मतलब निकल के नहीं आ पाती है। यहाँ हर प्रदेश में, हर लैंग्वेज में, हर भाषा में कहानियों का भरमार है, राइट? तो वो उकर के नहीं निकल आती है। बाहर के लोग शायद हमारी कहानी को यूज करके वो कुछ और बना देते हैं फिल्म, और उसके बाद वो हिट हो जाती है। तो मुझे ये भी चीज लगता है। स्लमडॉग मिलियनेयर उसी का तो एग्जाम्पल था। वो कहानी टैप उससे पहले आई गेस मीरा नायर ने करी थी अपनी फिल्म में, जिसमें इरफान खान साहब थे। उसके बाद स्लमडॉग, उसके बाद वो स्लमडॉग मिलियनेयर बनी, उसको ऑस्कर मिल गया। तो यहाँ पे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और वही सर ने ऐसा बोला रिसोर्सेस है, बट प्रोसेस अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है प्रॉपर उसका। राइट, करेक्ट। सो हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है एक्टर, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पैशन से स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग उनके पास में नहीं होती है, राइट? तो बिकॉज लुक से ज्यादा, मतलब लुक के अलावा एक्टिंग भी तो जरूरी होती है, जो एक्टिंग करने वाला जो हम लोग का जोन है, जो भी कैरेक्टर को निभाने का जोन है, राइट? तो वहां पे अगर आपके पास कोई एक्टर आए तो वो क्या अप्रोच लेके आए, ये, और दूसरी चीज की क्या आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो कि वो और बेटर हो सके अपने लाइफ में, एक्टिंग कैरियर में और दूसरे चीजों में? अनमोल बोल दे। तो यार बहुत सिंपल है। दो एस्पेक्ट्स हैं पूरे इंफॉर्मेशन के। पहला एस्पेक्ट है एनीवन हु इज अ प्रोफेशनल एक्टर और परस्यूइंग एक्टिंग प्रोफेशनली कैन अप्रोच अस। Our offices are open for a particular time for your introduction. You can come and meet our team members. You can come and meet us. That is one aspect of approaching the casting director. The second aspect is, which is even in fact a more important aspect, in our field, for any of the 25 clubs, there is no curriculum which is required. Most of us have learned our job being there on job, but for actors, I personally feel if someone has gone through a particular curriculum or has been part of a process in a theater workshop, or has been a part of a process through which he has learned or his craft, that always adds a lot to the system. So दो चीजें हैं, एक्टर को आइडियली बेसिक्स अपने सीखने चाहिए जिस भी शहर गांव से वो आ रहा है, और दूसरी बात, आके कास्टिंग डायरेक्टर को कभी भी मिल सकते हैं, बिकॉज जितना हमारा काम है एक्टर को ढूंढना, उतना एक्टर का काम है हमें ढूंढना, एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। एनीथिंग एल्स? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा काम एक्चुअली एक्टर्स के लिए नहीं है। कास्टिंग डायरेक्टर्स आर नॉट बेसिकली सर्विंग एक्टर्स, वी आर सर्विंग डायरेक्टर्स, वी आर सर्विंग प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हम एक्टर्स की राइट्स के लिए लड़ते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने। अगर हमें कहीं लगे कि कहीं उनके साथ कोई ऐसा वर्ताव या कोई ऐसी चीज हो रही है जो उनके साथ नहीं होना चाहिए, वो हमारा मॉरल एथिकल क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है एज टुवर्ड्स एक्टर्स। बट आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द डायरेक्टर। दैट्स ट्रू। वो डॉक्टर पेशेंट वाली बात है। पेशेंट के साथ रिश्ता कभी नहीं होता। हाँ, कभी वो पेशेंट के साथ रिश्ता नहीं बन सकता। हमारा रिश्ता हमेशा जो है वो डॉक्टर बीमारियों के साथ बनेगा। हमें बीमारियों को समझ के जो है तब जो है हमें वो पेशेंट को ठीक करना पड़ेगा। तो जितनी नई बीमारी आएंगी हम उसके बारे में ढूंढेंगे। हम जाके पेशेंट नहीं ढूंढेंगे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। हम ढूंढेंगे बीमारी आ रही है तो फिर इसको जो है रोका जाए। तो बेसिकली वही वाली बात है। तो डायरेक्टर जो चाहेगा उस हिसाब से हम जो है वो एक्टर लाएंगे। हमारी उम्मीद यही है और मैं चाहूंगा यही कि जो भी अप्रोच करे वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए। बिना ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। हम इतना जरूर कर सकते हैं एज कास्टिंग डायरेक्टर्स कि अगर हमें कोई अच्छा एक्टर लगता है, उसमें लगता है कि टैलेंट है, तो हम जरूर उसको बैक कर सकते हैं। व्हाट डज बैकिंग मीन? बैकिंग मीन ये नहीं कि हम उसको सिफारिश लगाकर हमने कहीं उसको काम दिला दिया। बैकिंग का मतलब होता है उसको हम ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं ऑडिशन देने का, जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा चांस मिले वो रोल करने का। तो अगर हमें किसी में पोटेंशियल दिखता है
तो हम जरूर उसको जो है ज्यादा रेकमेंड करते हैं। रिकमेंडेशन जो है हमारा वो तब जुड़ता है जब वो अच्छा आर्टिस्ट होता है, ना कि वो हमारा दोस्त भाई या कोई और। करेक्ट, प्रोफेशनलिज्म जो होता है बस प्रोफेशनलिज्म। एंड एक चीज है, चाहे लोग जितना मर्जी बात करें, जो भाई भतीजावाद है वो हमारे फील्ड में थोड़ा कम है, और ये over period of so many years we have also seen. So whatever people has to say or whichever direction one has to take, because every coin has two sides to it. But ये चीज होती है कि कोई भी actor, if he's talented, then he will sooner or later will get the kind of roles what he deserves, you know. OTT के से मतलब आई गेस फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था तो पिक्चर्स में ही देखा था। सो इट्स लाइक, एंड पिक्चर्स TVF वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ OTT। मतलब उस टाइम पे OTT का ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं आया था इंडिया में। वन ऑफ द नहीं, वन एक ही था, और क्या एक ही था, मतलब हाँ एक ही बोलेंगे। वो एक बेक्ड बोल के गया था शो, बेक्ड बोल के, और एक पिक्चर्स आया था, ये दो ही आया था। ऑल्सो जो बेक था वो YouTube के लिए था, एंड TVF वाज द फर्स्ट कंपनी हु स्टार्टेड विद देयर प्लेटफॉर्म। TVF प्लेस टू स्टार्ट। या मतलब तो उस टाइम से लेके अभी तक आपको कितना ग्रोथ दिखा है OTT में? मतलब क्या, क्योंकि ऑब्वियसली OTT बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो आपने ये ग्रोथ बहुत क्लोजली देखा है, तो आप उस पे क्या बोलेंगे? आई थिंक मतलब शुरू में बजट्स बड़े कम होते थे, अब बजट ज्यादा बढ़ चुके हैं। शुरू में जो है लोग उसको सीरियसली लेते नहीं थे, अब लोग उसको सीरियसली लेते हैं। पहले जो है वेब पे काम करने वाले लोगों को बच्चा बोला जाता था, अब वो सारे बच्चे जो है वो मतलब फोड़ रहे हैं क्या बोलते हैं OTTs में। तो मतलब जो पुराने जो मतलब प्रोडक्शन हाउसेस है, वो बैठे बैठे उनको समझ नहीं आ रहा कि वेब में क्या पसंद आ रहा है, और ये नए नए बच्चे जो है वो उनको सब समझ में आ रहा है। तो वही है कि ये एक तरह का रेवोल्यूशन है, एक तरह का रेवोल्यूशन है जो हमारे देश में आया है, जो बाकी देशों में आके अभी वहां पे कंडीशन हो चुका है वहां पे, वैसे हमारे देश में अभी आया है। अभी हमको समझ में आया कि यार ये एक चीज है जो साल में उतना पैसा दे दो जितना आप एक पिक्चर में खर्च करते हो, और आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। और बहुत सारी चीजें, जैसे कि इंटरनेट जब नया नया आया था तो सब लोग जो है इंटरनेट पे चले गए थे, सबको इंटरनेट चाहिए था, सबको सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे मिलना था। मतलब आपको मतलब सब कुछ जो है वो आपको टाइम भी स्पेंड आप इंटरनेट पे कर रहे थे। हुआ था ना ये, जब इंटरनेट नया नया आता तो थोड़ा खेलना कूदना थोड़ा कम हो गया, फिर ज्यादा कम हो गया, अब एकदम ही कम हो गया। वैसे ही OTT का वैसा ही हुआ है कि अभी जो है वो और बढ़ता जाएगा। ये तो ग्रोथ है नहीं, ये तो मतलब आप कह सकते हो ग्राफ का एकदम शुरुआती दौर है। ये अभी बहुत ज्यादा शूटअप होने वाला है आगे आने वाले सालों में, और बहुत ज्यादा कंटेंट की डिमांड होगी, और 130 करोड़ लोग हैं, उनको सोचो कितना कंटेंट चाहिए होगा। पैंडेमिक का क्या असर रहा है मतलब डिजिटल कंटेंट पे? मतलब क्या आप लोग अभी तो सब लॉक्ड हो, तो अभी कैसा कंटेंट क्रिएशन का क्या चल रहा है? मतलब अभी यही चल रहा है कंटेंट क्रिएशन। वो एक टाइम था ना, लोग बोलते थे फ्रेम लगा और मतलब अच्छी लाइटिंग करेंगे और मतलब ये वो सब गया बाहर में। अब जो है मतलब आप किसी तरह से चार खानों में देखो। जैसे बात क्या है कि एंड ऑफ द डे कुछ और मैटर नहीं करेगा, सिर्फ कहानी मैटर करेगी। कहानी है तो बढ़िया है, नहीं है तो नहीं है। एकदम बेसिक पे आ गए हम लोग, तो बेसिक पर है हम लोग। मतलब जब नया नया शुरू हुई होंगी फिल्में तो शायद ऐसी बनती होंगी। सो मेरा एक क्वेश्चन है कि गूगल का खुद का ना है, यूट्यूब का डेटा है कि 97% ऑफ जो कंटेंट होता है इंडिया के अंदर में गूगल के अंदर कंज्यूम किया जा रहा है वो रीजनल लैंग्वेज में होता है, जो अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज उसमें होता है। तो क्या आपको दिखता है कि OTT का जो ग्रोथ है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज हिंदी के अलावा जो अदर लैंग्वेज है वहां पे भी जाएगा? क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी काम किया हुआ कुछ OTT प्लेटफॉर्म के साथ में, जैसे कि बंगाल में 2 है अभी, होइचुई है और अड्डा टाइम्स है, राइट। वैसे ही तमिल में भी कुछ OTT प्लेटफॉर्म अभी निकल के आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लोकलाइज भी जाएगा, ये OTT का ग्रोथ जो है? जा ही रहा है आई थिंक। हाँ, और मतलब टेलीविजन जैसे आया था, जब पहले टेलीविजन आया था सिर्फ दूरदर्शन था, फिर सैटेलाइट टेलीविजन हुआ, अलग अलग चैनल्स होने लगे और फिर वो स्प्रेड होता रहा। सो इवन इन फैक्ट विद OTT ये होगा ही। ऑल्सो रीजन एडिंग टू इट इज in India every 100 kilometers there's a language change, and I as an individual like I would always would want to see something in my own language.
because relatability factor is more over there, you know. So वो है, and that will tend to happen, which will give more opportunities to people like us to explore more stories. True that. Definitely. तो अभी हाँ, तो सर अभी मतलब जैसे एक सवाल है वो आखिरी में पूछूंगा मैं, वो काफी सिर्फ मेरा सवाल नहीं बहुत लोगों का सवाल है, वो आखिरी में पूछूंगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि पहले लोग टीवी पे थे, ठीक है, थिएटर से टीवी पे आए, टीवी से फिर हम मोबाइल पे और लैपटॉप्स पे आ गए। तो अभी जैसे रिसेंटली शायद आपको ये कंट्रोवर्सी पता ही होगी कि डायरेक्टली ओटीटी पे मूवीज रिलीज हो रही हैं, एंड उस चक्कर में थिएटर्स हैव गॉन लाइक दे आर फाइटिंग अबाउट इट, एंड काफी नेम कॉलिंग हो रही है अभी सोशल मीडिया पे। तो आपको क्या लगता है, आपका उस पे कुछ है कि ये मतलब क्या सही है या क्या गलत? यार मतलब हम क्या ही बोले, मतलब वो वाली बात है कि ये ऐसी चीज है जिस पे कोई कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी जो भी हालात होंगे कोई अपना लॉस तो करेगा नहीं, सबको मतलब अपने अपने पैसे बचाने हैं, तो वो बचाने के तरीके हैं, ये सारे तरीके। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सिंगल स्क्रीन थे और जब ये मल्टीप्लेक्सेस आ रहे थे तब क्या हुआ था? तब भी सेम चीज हुई थी, सिंगल स्क्रीन खत्म हो गया था। Also, Pritish, another point adding to this, transformation was never from films to television. फिल्में हो रही थी, टेलीविजन आया, दोनों साथ चलने लगे। टेलीविजन आए हुए भी काफी समय हो चुका है, सैटेलाइट चैनल्स आए हुए काफी समय हो चुका है। अभी पहले दो मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट था, टेलीविजन एंड फिल्म। दोनों की ऑडियंस काफी अलग है, दोनों की ऑडियंस कभी मिक्स भी होती है, लेकिन वॉचिंग अ फिल्म हैज ऑलवेज बिन, टू गिव यू एन एग्जांपल, गोइंग आउट विद द फैमिली और पिकनिक, एक चीज जो कि लार्जर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, दैट्स द राइट करेक्ट टर्म। टेलीविजन फिर भी सरवाइव किया, टेलीविजन के साथ सिनेमा भी सरवाइव किया। ऐसा नहीं है विद ओटीटीज कमिंग इन सिनेमा खत्म हो जाएगा, अगर होता तो वो पहले हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ। सो एवरीथिंग विल रन पैरेलल। विदेश में तो पहले से ही है ना, विदेश में तो ओटीटीज पहले से ही है, वहां भी तो नहीं हुआ है। तो यहाँ यार ये जब भी कोई बदलाव, वही मैं बोल रहा हूँ, जब मल्टीप्लेक्सेस आए थे सिंगल स्क्रीन, लेकिन सिंगल स्क्रीन है ना, अभी भी है ना, अभी भी सबसे ज्यादा बोली जाता है ना, बोला ही जाता है ना कि सिंगल स्क्रीन पे अगर पिक्चर हिट नहीं हुई तो पिक्चर हिट नहीं होती है ना, अभी भी वैसा ही है। एग्जैक्टली। और मतलब अगर अभी अब करेक्ट, और अभिषेक इनफैक्ट व्हेनेवर यू आर एक्टिंग एंड अगर ऑडियंस का ट्रू रिस्पॉन्स देखना हो, अगर याद हो स्त्री देखने के लिए मैं यहाँ से चंदन तक गया था और तभी मुझे पता चला था कि चंदन अब बंद हो गया है। तो चंदन जाने का रीजन ही ये था, अदरवाइज मैं चंदन कभी नहीं जाता, लेकिन चंदन जाने का रीजन ही ये था कि यार मेरे दोस्त की फिल्म है तो मुझे रियल रिएक्शन देखना है ऑडियंस का। तो बात वही है, तो असली रिएक्शन तो हमें बेसिक पे वो अकेले बैठ के कितना हंस लोगे, कितना रो लोगे, बोर हो जाओगे एक टाइम के बाद। करेक्ट। तो सर अभी फिर थोड़ा चलते हैं आपकी पर्सनल जर्नी पे, किरोड़ीमल से मुंबई तक, मतलब कैसा रहा ये सफर? मतलब स्टार्टिंग में आप जब भी मुंबई चले गए थे तो मतलब आप, क्योंकि इवेंचुअली ऐसी स्टोरीज अब बहुत आने लगी, पहले ऐसी स्टोरीज कम आती थी कि जहाँ पे लोग जो इंडस्ट्री में नए नहीं थे, मतलब नए हैं इंडस्ट्री में, वो जा रहे हैं और उनकी स्टोरी ऐसे सक्सेस स्टोरीज बाहर आ रही है, बट अब काफी आने लगी है, एंड यू आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कॉर्प ऑफ न्यू एक्टर्स जो कि बाहर से जाके मुंबई में अपना नाम कर रहे। तो मतलब ये जर्नी पूरी कैसी रही, ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, इमोशनल लेवल, कैसी रहती है जर्नी? यार बेसिकली तो पता नहीं, मतलब अभी मैं और अनमोल दोनों जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग थिएटर करते थे, और वहां पे थिएटर करते करते कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार अगर कोई बदलेगा इंडस्ट्री को तो हम ही बदलेंगे क्योंकि वहां बड़ी और हम क्रांतिकारी थिएटर करते थे हम वहां पे। तो और हम फैन भी अनुराग कश्यप और इन लोगों के थे, दिवाकर बैनर्जी, यही लोग थे हमारे, मतलब ये इन्हीं को देख के आए थे, हमें लगा था यार ये लोग बदल रहे हैं। अब उनको देख के हम बॉम्बे आए, तो अभी जब बॉम्बे आए तो ये समझ में आया कि भाई बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है शहर में जो है रहना, पैसे कमाना, नाम कमाना, सरवाइव करना और कंसिस्टेंटली सरवाइव करना। आप हो सकता है 1-2 साल में आप कुछ कर लो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली बार बार करने के लिए ना कहीं क्या होता है, मन मर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है यार नहीं यार मुझे ये चीज नहीं चाहिए, या मुझे ये नहीं करना,
या मुझे उस डायरेक्टर के साथ बैठना ही नहीं है। ये होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिनके साथ आप बैठे हो वो सारे बुद्धिजीवी लोग हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि यार इसको किसने बिठा दिया वहां पे, होता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब अपने बॉस के किसी से मिलते होंगे तो लगता है कि यार ये बॉस कैसे बनाया, वही वाली बात। तो हमारे साथ भी वही होता था, और हम भी क्या बोलते हैं, लेकिन हमने ये था कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट जो वही वाली बात है, काम जो है वो हमारे लिए भगवान था, आज भी है, और उसी को जो है हम करते रहे, घसीटते रहे। बहुत बार ऐसा भी लगा कि शायद थैंकलेस जॉब कर रहे हैं, शायद ऐसा काम कर रहे हैं कि इसका कभी ड्यू मिलेगा नहीं। सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ कास्टिंग में नाम रख लिया, लोगो रख लिया, लेकिन लोगों को पता होगा कि नहीं, क्या जेन्युइनली ये सब चीजें, वो तो यार धीरे धीरे एक जर्नी है। लेकिन वही है कि आई थिंक ये इंडस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप के अंदर जेन्युइनली वो शिद्दत है, वो मेहनत है, वो डेडिकेशन है, तो वो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो अगर हम इस चीज को लाइटली लेके अगर मान लीजिए काम करते, या अगर हम इस चीज को अपने दिमाग में डाल देते कि हमने तो कंपनी खोल ली, ये बड़ी अच्छी ना कंपनी खोल ली, 2 फुकरे लड़के दिल्ली में मिडिल क्लास से घरों से आए हुए हैं, कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। तो वो भी अब तो जैसे मुझे याद है कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मेरे किसी आर्टिकल पे कहीं लिखा हुआ था कि किसी ने बोला है कि अरे ये कहाँ से स्ट्रगल करके आए, इन्होंने तो, इनके पास तो कंपनी है, लेकिन वो कंपनी खोली। तो अब ये कौन बताए कि वो कंपनी जो है वो भी तो हमने ही खोली है, और वो क्या बोलते हैं, बड़ी exactly. और मजे की बात यह है अभिषेक कि एक तो कंपनी खोली है, तो उसके आगे पीछे पहली बात तो हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा ना, अनमोल को तो कोई नहीं जानता, ठीक है, तो नाम जा रहा है कास्टिंग बे का। दूसरी चीज, खर्चे हमें उठाने हैं, हर चीज हमें करनी है, लेकिन इनके पास कंपनी है। वो सर ये सीन जो होता है ना, काफी ज्यादा स्टार्टअप सर्कल जो हम लोग काफी सुनने को मिलता है ये चीज। मैं भी यही बिल्कुल ये सुनने मिलता ही होगा ना। आजकल कंपनी खोलना कितना इजी हो गया भाई, कितना इजी हो गया। मुझे आज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी अच्छा, बहुत अच्छा किस्सा है। मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, वो लंदन में रहती है, और वो जो है वहाँ पे एक्चुअरीज, वो जो मैथमेटिक्स का कुछ होता है, सीए के ऊपर का एक्चुअरीज है कुछ कहते हैं, एक्चुरियल साइंसेज, एक्चुरियल जो है वो कर रही है वो वहाँ पे। तो मैंने वो कंपनी खोला, और मैंने उसको बीच में, उसने मुझे पूछा था कि क्या करता है, मैंने बोला कंपनी है मेरी कास्टिंग में, आई एम वर्किंग इन कास्टिंग, मतलब कास्टिंग पे ऐसा बोलता था। कुछ 3-3.5 साल बाद वो बॉम्बे आई, तो उसने बोला कि अरे तुम छुट्टी मांग ले, गोवा चलते। मैंने बोला छुट्टी मांग लूं, किससे छुट्टी मांगू? तो उसने कहा कि अरे अपने बॉस से जाके मांग लेना। मैंने बोला अरे मेरी कंपनी है वो। शी कुडंट बिलीव इट, उसको विश्वास नहीं हुआ कि जेन्युइनली क्या बोलते हैं मेरे पास। उसको जब बाद में मैंने समझाया और दिखाया, उसको तब समझ में, उसने बोला कि तूने कंपनी खोल ली। तो मतलब वही है कि कितनी बड़ी बात होती है ना हमारे लिए ये सब चीजें करना। और अगर एक्चुअल जिन्होंने खोली है, सबको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो जंप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस जो होता है, वो वंस इन अ मिलियन एंड वंस इन अ बिलियन ही होता है। किसी को नहीं पता था कि लूडो किंग इतना फेमस हो जाएगा, लेकिन देखो। मैं इसमें ये बोलूंगा कि हम लोग के इसमें एक टर्म है कि एक जो फाउंडर होता है ना, उसका छुट्टी किसी दिन नहीं होता, वो 7वें दिन काम करता है। हाँ वही बात है, हमारी छुट्टी नहीं होती है, और लोगों को लगता है कि हम ये तो, अरे इनका तो सही है, ऐसा। और दूसरी बात जो एक टर्म होता है ना, सीईओ, उसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होता, उसका मतलब होता है चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। हम भी चपरासी हैं, हम भी कास्टिंग वाले हैं, हम भी मैनेजर हैं, हम भी मार्केटिंग वाले, हम भी सेल्स वाले हैं, सब हम हैं। बिल्कुल। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, और थोड़ा सा एक और आपके बारे में जानते हैं अभिषेक, कि आपने बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, राइट? उसमें आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है आपके जो दिल के करीब है? अभी तो यार एक ही कैरेक्टर है जो सबका फेवरेट है, और मेरा भी फेवरेट है। थोड़ा अभी तो वही है यार, इतना सब, मतलब वही वाली बात है, मैं कैसे चुनूं? सबको इतना पसंद आ रहा है, मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। वो जनता डिसाइड करती है। हाँ, वो हमेशा जनता डिसाइड करती है। जब उनको जना बहुत पसंद आ रहा था तो मुझे जना बहुत पसंद था। बीच में उन्होंने कंपाउंडर बोलना शुरू कर दिया तो मुझे लगा हाँ कंपाउंडर है मेरा मेन।
अब जो है वो कंपाउंडर ने तो दोस्ती की मिसाल कायम कर दी थी। हाँ, अब वही है ना यार, जो चीजें मिसाल कायम करती वो फेवरेट बन जाती। अभी वही है कि अभी फिलहाल यही है यार, मतलब यही है फेवरेट। तो सर मुझे तो आमिर खान ने भी कहा था कि मिसालें दी जाती हैं। हाँ, दंगल में। हाँ, राइट। तो सर अनमोल सर और अभिषेक सर, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप मतलब किस नाम से ज्यादा जाना चाहेंगे, या मतलब कास्टिंग डायरेक्टर अनमोल आहूजा, कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी, या आर्टिस्ट अभिषेक बैनर्जी, आर्टिस्ट अनमोल आहूजा? मतलब व्हाट वुड यू? जवाब देगा पहले, अभिषेक जवाब देगा, फिर मैं जवाब दूंगा। बड़ा कठिन सवाल है एक्चुअली। कास्टिंग डायरेक्टर तो नहीं, मतलब मैं ये तो कभी नहीं चाहता था कि मुझे लोग कास्टिंग डायरेक्टर के नाम से जाने या उस नाम से बुलाए। मैंने हमेशा या तो बोला था कि यार मैं एंटरप्रेन्योर हूँ इस मामले में, कि मैं उस कंपनी को जो है उसको मैं एज अ बिजनेसमैन चलाता हूँ, यू नो, एज मोर देन ऑफ कोर्स वो क्रिएटिविटी जो है वो तो यार बात किया ना, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैंने कई साल काम कर लिए। कास्टिंग बे खोलने से पहले जो है ना, हम दोनों ने बहुत काम किया है। तो हम लोग ना मतलब ऑलरेडी वो जो ग्राउंड वर्क और वो सारी चीजें है ना वो ऑलरेडी कर ली है। तो अब मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई वैसे देखे कि ये कास्टिंग डायरेक्टर है, क्योंकि वो सिर्फ एक इंडिविजुअल चीज है। मैं बहुत सारी चीज हूँ। तभी बहुत टाइम तक मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लिखा भी था क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, कि मुझे आप दो तीन और चीजें दे दो मैं कर लूंगा, आप मुझे प्रोड्यूस करने के लिए बोलोगे वो भी करूंगा। और किया भी है। कास्टिंग मैंने इनमेट्स बोल के एक शो जो कि टीवीएस में है, उसको वो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन है। तो वही बोल रहा हूँ। तो मुझे बेसिकली I want people to know me as my name and not the adjectives attached to it. It should be Abhishek Banerjee, and then the artist, then the casting director, then everything else. Perfect. मेरा जवाब अभिषेक ने चुरा लिया है, इसलिए मैं अब कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो ऐसा सोच के आया था कि ये मैं छक्का मारने वाला हूँ इस जवाब पे, बट लेकिन तो हाँ, लेकिन अनमोल जी, इसका मौका आपने छक्का मारने का मौका आप ही नहीं दिया कि पहले अभिषेक जवाब देगा। भैया मुझे पता है ना भाई, मुझे पता है अगर रन हमें बनाने हैं और मैं बैटिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो जो बैटिंग में अच्छा उससे करवा लो, मैं भाग लूंगा रन। वही हर बात है। काफी सही। कास्टिंग डायरेक्टर की तरह तिग्मांशु धूलिया सर का भी करियर शुरू हुआ था। उन्होंने बैंडिट क्वीन में पहले मतलब कास्टिंग की थी घूम घूम के वहां पे, फिर उसी का फायदा उनको पान सिंह तोमर में भी मिला। तो वही मतलब, तो मेरा ये सवाल मतलब काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि पूछना ये चीज, जब कुछ लोगों को मैंने बताया तो दे वांटेड टू नो दैट। और सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को? अभी बहुत लोग हैं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है कंटेंट क्रिएटर्स भी बढ़ गए इंडिया में। अब हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, दे लुक इट एज अ लेजिट करियर। मतलब सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएशन जो हो रहा है उसके बारे में बात करना नहीं नहीं जनरली इन जनरल पॉइंट है कि अच्छा, इन जनरल राइटर बन गए, बहुत सारे राइटर्स आ गए, वो सब यार वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अभी बेसिकली ज्यादा लोग बोल के सामने बोल रहे हैं कि अरे मैं राइटर हूँ, अरे मैं राइटर, मैंने बहुत लिखता हूँ, मैं बहुत लिखता हूँ। उस आदमी से पूछो कितना पढ़ा है। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है कि जो भी ये बात बोलते हैं कि मैं कंटेंट मैं लिखता हूँ, उनसे पूछना कि क्या क्या पढ़ा है आपने। करेक्ट। और आपको सर समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली लिख पाएंगे, वो कंटेंट क्रिएट हो पाएगा, या वो बस वही है जो बहुत लोग जो है बैठ के बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो और उसमें वो पता नहीं कहीं ना कहीं तो सोल भी। इसलिए यार वो बहुत जरूरी है, जो भी चीज करना है उसके पीछे की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। करेक्ट। वो बिना करे आओगे, बिना MBA पढ़ के कंपनी चला लोगे तो चला लोगे, लेकिन 99% आप नहीं चला पाओगे। करेक्ट। ऑल्सो एक और चीज, जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट टू इट, जैसे अभी हम OTT की बात कर रहे थे, अब OTT पे उसी आदमी का करियर बन सकता है जिसको OTT का फुल फॉर्म पता हो। आप एक बार चेक कीजिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो वो नहीं होगा। तो वो पढ़ाई, वो करिकुलम, वो प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू ग्रो इन लाइफ, वी फील। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है OTT को लेके। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे कि OTT का ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि एक चैनल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, दिन ब दिन हो रहा है, राइट नाउ। वहां पे अभी क्या जरूरत है? OTT के अंदर क्या होता है? OTT के अंदर में कंटेंट होता है, राइट नाउ। मुझे ये
महसूस होता है कि हर कंटेंट, जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं ओटीटी वाले, जियो वाले क्या कर रहे हैं कि उसका कंटेंट लेके अपने इसमें इम्बेड कर दिया, मैं एमएक्स टीवी वाले क्या कर रहे हैं वहां का कंटेंट लेके अपने इसमें इम्बेड कर दिया, ऑल्ट बालाजी का ले लिया, इधर उधर का ले लिया, राइट। लेकिन मेरे को महसूस होता है कि ओरिजिनल ओटीटी अगर क्रिएट होगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेंट का बहुत बड़ा गैप नजर आता है मेरे को, कि शायद उतना कंटेंट लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे नए नए चेहरे, नई नई कहानियां उभर के आएंगी, मुझे ये लगता है पर्सनली, राइट। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं अभी भी, अगर कोई यूट्यूबर है या ऐसे भी करते हैं, राइट, तो उनको अगर अच्छा करते हैं, ऑफकोर्स अगर अच्छा करते हैं तो उनको शायद आगे जाके मौका मिलेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, राइट। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइप के लोगों को क्या मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट, क्या हो सकता है? बिल्कुल मिलेगा यार, मतलब और वही है कि मतलब ऐसा नहीं कि सीधा चले जाएगा अमेज़न एक्ट्रेस के पास कि भैया हमारा कहानी बना दो, ऐसा नहीं होगा, वो प्रोसेस के साथ होगा। लेकिन जो एक एक्सेप्टेंस थी ना, पहले क्या होता था कि पहले लोग बोलते थे अरे यार ये कोई नहीं देखेगा, ये बड़ा होता था यार ये कौन देखेगा, अरे इसको तो हीरो चाहिए, हीरो नहीं होगा तो फिर कैसे बनाएंगे, स्टार नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। अब ना आपको हीरो चाहिए ना स्टार चाहिए, आपको कहानी चाहिए, और वो कहानी बनाने के लिए भी लोग मौजूद है। अब मेहनत करो थोड़ा सा, अब थोड़ा मेहनत कर लो। अभी बेसिकली वो टाइम है कि मेहनत करके वो इंडिया का नाम रोशन करना है, और ये सारे यंगस्टर्स के हाथ में ही है यार। ऐसी कहानियां लिखो कि जिन कहानियों को देखकर जो है लोग बोलेंगे यार ये तो हमने यार पिछले 30 साल में नहीं सोचा। करेक्ट। और लड़का लड़की से प्यार करता है, हटाओ यार ये कॉन्सेप्ट ही हटा दो। क्लीशे नहीं, क्लीशे नहीं मैं कह रहा हूँ, ये पॉइंट ही हटा दो कि लड़का लड़की से प्यार नहीं करता। इसकी कहानी बना दो, एक लड़के को प्यार ही नहीं हो रहा है, ना उसके से प्यार हो रहा है ना लड़की से प्यार हो रहा है, ऐसा कुछ बनाओ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ ऐसी नई सोच लाओ जो क्या बोलते हैं, जो किसी ने सोचा ना हो। वो बार बार वही सेम बात वही सेम। आप हम लोग शॉर्ट देखते रहते हैं, हीरोइन जो है वो समुद्र से निकली है, हीरो जो है उसको देख रहा है, उसको उसके आंख पे एक पट्टी बांध देता है, आंख पट्टी खुलता है तो गुब्बारे आ जाते हैं और कपड़े चेंज हो रहे हैं, कपड़े चेंज हो गए यार। ये अभी भी हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है। शर्म करो यार थोड़ा। नया जनरेशन को लॉजिक वाला ज्यादा चीज पसंद आने लगा है। हाँ यार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कौन कर रहा होगा इस पूरे जनरेशन में, कोई ऐसा कर रहा होगा? एक आदमी कर रहा होगा ये। तो वही वासेपुर की लाइन है ना कि मतलब सिनेमा ने पूरा नहीं बट ये सिनेमा ही है। बट अगेन सर बात वही है ना कि अब जैसे नए नए स्टोरी टेलर्स आएंगे तो फिर अब जैसे अनुराग सर आए उठ के बनारस से, वासेपुर की जिशान भाई आए तो वासेपुर की कहानी आई। तो जब तक इलीट बॉम्बे में थे तब तक इलीट बॉम्बे की कहानी चल रही थी। अब मिर्जापुर बन रहा है, पाताल अब तो पूरा हिंदुस्तान। और मजे की बात ये है मेरे भाई, जिसने मिर्जापुर बनाया है करण अंशुमन, वो बॉम्बे का लड़का है, एकदम बॉम्बे का लड़का। और जिन्होंने पाताल लोक बनाया है वो एकदम उसकी दूसरी दुनिया को बिलोंग करते हैं, इसलिए कहानियां और बनती हैं। तो ज्योग्राफिकली बिलोंग कहीं से भी कर सकते हो। हमारे एक दोस्त है, मित्र है, अमर कौशिक, जिन्होंने, बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में जाकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब मुझे मेरे घर पे इज्जत इसलिए मिलती थी क्योंकि मैं अमर कौशिक का दोस्त हूँ। तो ये है, तो कहानी कहीं से भी हो सकती है, बस। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात, वैलिड पॉइंट है। वही वाली बात है ना आपकी बात थी ना कि स्लम डॉग मिलियनियर के लिए वहां से वो लोग आके यहाँ पे बना के चलेगा। वो तो देसी आदमी था नहीं। कहानियों के देश में कहानी की कमी नहीं है, बस उसको निकालने की जरूरत है। हाँ बस वही, उतना ही। करेक्ट। जैसे इस बात से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैं आज से ही लिखना शुरू कर दूंगा, जो मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ। अरे सही है, अच्छी बात है। सर पिक्चर्स कब ला रहे हो फिर? वेट ही कर रहे हैं। वो तो अब तो मुझे लग नहीं रहा है कभी आएगा वो। हम वेट ही कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। मुझे लग नहीं रहा है, वो बस एक ही बार के लिए था। कुछ कंटेंट वन शॉट में बनता है, बस खत्म कहानी। हाँ एक ही बार था, और ऐसे ही हमने जानबूझ के सबको बोलते रहे कि पिक्चर्स 2 आएगा कि याद रखें। देखो अभी तक याद है तुम्हें, अब भूल जाओ, झूठ था सब। सर पिक्चर्स तो भूल नहीं सकते, स्पेशली उस टाइम पे जो कॉलेज वाले लड़के थे, क्योंकि पिक्चर्स एक्चुअली इंस्पिरेशन है बहुत स्टार्टअप्स का जो शायद वर्ल्ड वाइड फेमस
फेमस ना हो, इंडिया में फेमस ना हो, लेकिन लोकल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पिक्चर्स का बहुत बड़ा हाथ है उसके पीछे। I'm pretty sure. So good, yeah. So good to hear that. So बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, अनमोल आपका, बहुत अच्छी बातें, बहुत चीज सीखने को मिली और होपफुली आप लोगों को और भी सक्सेस मिले, और भी चीजें हम लोग को देखने मिले, क्योंकि भाई हथौड़ा त्यागी और कंपाउंडर के अलावा और भी ऐसे कैरेक्टर हम लोग को बहुत देखने का मन है, और इससे हमारी कंट्री का भी बहुत ज्यादा नाम होता है। इस टाइप के कंटेंट आते हैं, अच्छे कंटेंट आते हैं, तो बाहर में भी हमारी कंट्री का नाम होता है, राइट। तो हम लोग चाहते हैं, बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत विशेष है कि और अच्छा काम करें। थैंक यू।